चालू हो गया। बच्चों, आज एजुकेशन एमएसके एजुकेशन पर वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बातचीत किया जाएगा। जैसा कि आपको बताया गया है कि आज तीसरा क्लास है, फिजिक्स का तीसरा क्लास पढ़ाया जा रहा है। तो आज आपको वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानकारी दी जाएगी। आगे जो पढ़ना है, यदि वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानकारी नहीं हो पाई है तो आगे हमें कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए इसको समझने का प्रयास करिए। वैद्युत क्षेत्र पढ़ने के लिए सबसे पहले आप परीक्षण आवेश के बारे में समझ लीजिए। परीक्षण आवेश क्या होता है? परीक्षण आवेश, जिसको Q नाट से प्रदर्शित किया जाता है। नाट का तात्पर्य ये है कि इस आवेश का मान न के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इसका अपना कोई क्षेत्र नहीं है, मान अल्प है, लेकिन ये माना जाता है कि ये धनावेश होता है। कैसा आवेश है? धनावेश। तो परीक्षण आवेश जब भी कहेंगे, इसको इंग्लिश में टेस्ट चार्ज कहा जाता है। टेस्ट चार्ज। तो परीक्षण आवेश जब कभी भी कहेंगे, इसका तात्पर्य ये हो जाएगा कि Q नाट की बात कर रहे हैं, जिसका अपना कोई क्षेत्र नहीं है, पॉजिटिव आवेश होता है। इस प्रकार से आप परीक्षण आवेश को परिभाषित करेंगे। पॉजिटिव आवेश होता है, लेकिन हम माइनस में मीन्स नेगेटिव आवेश भी मान सकते हैं टेस्ट चार्ज को, लेकिन प्रायः पॉजिटिव ही मानते हैं। अब इसके बाद आपको वैद्युत क्षेत्र के विषय में जानकारी देते हैं। कल आपको कूलाम बल बताया गया था। कूलाम बल की बातचीत किया गया था, तो उसमें आपको ये बताया गया था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहाँ पर Q1 और Q2 दो आवेश हैं, R इनके बीच की दूरियां हैं। जैसे मान चलिए कोई आवेश Q है, पॉजिटिव आवेश है Q, इससे R दूरी पर एक अन्य आवेश रखा गया है, ये भी पॉजिटिव है। अब ये आवेश इस पर बल लगाएगा। कितना बल लगाएगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 के स्थान पर Q, Q2 के स्थान पर Q स्मॉल q अपान क्या है? R। इतना बल ये आवेश इस पर लगाएगा और इतना ही बल ये आवेश इस पर लगाएगा। अब समझिए, जब ये इस पर बल लगा रहा है, या बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q अपान R स्क्वायर, और इतना ही बल ये इस पर लगा रहा है, तो एक थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे कि ये पॉजिटिव आवेश है Q। तो जैसे क्षेत्र की बातचीत किया जाता है, तो आप लोगों का भी क्षेत्र होता है। जैसे आप कहते हो कि आइएगा पटेल नगर तो मिल लेंगे, तो पटेल नगर मिलने का मतलब क्या है? वो आपका क्षेत्र हो गया। तो उसी तरीके से किसी भी आवेश का अपना क्षेत्र होता है। जैसे यहाँ पर इसका अपना क्षेत्र है, तो यहाँ ये चारों तरफ होगा इसका क्षेत्र। अगर हम यहाँ टेस्ट चार्ज रखते हैं इसके क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से ये टेस्ट चार्ज मीन्स परीक्षण आवेश इस आवेश के कारण एक बल का अनुभव करेगा। चूंकि ये भी पॉजिटिव आवेश है, ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव हम मान करके चल रहे हैं, तो जो बल का अनुभव करेगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। और कुछ इस प्रकार से
अगर ये टेस्ट चार्ज ना मान करके हम कोई दूसरा चार्ज मान लें, जैसे क्यू ही मान लें, तब पर भी ये आवेश इस आवेश के कारण एक बल का अनुभव करेगा, चूंकि धनात्मक है प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो इस प्रकार से अगर इस आवेश की बात किया जाए तो इसके चारों ओर का एक क्षेत्र है, जहां पर कोई अन्य आवेश आएगा तो निश्चित रूप से किसी न किसी बल का अनुभव करेगा, चाहे वो प्रतिकर्षण बल हो या फिर आकर्षण बल हो। अगर इन्हीं आवेश के स्थान पर मान के चलिए -q आवेश रख दिया जाए तो ये भी इसके कारण एक बल का अनुभव करेगा जो आकर्षण का होगा। तो इस प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हो वैद्युत क्षेत्र। तो किसी आवेश की बात कर लीजिए या आवेश समुदाय, मान के चलिए कई आवेश हैं, उनके चारों की बात किया जाए, प्लस आवेश प्लस आवेश प्लस आवेश, कई आवेश हो गया तो आवेश समुदाय बन गया। तो आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस बिंदु पर उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो वैद्युत क्षेत्र को फिर से समझिए, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो वैद्युत क्षेत्र आपके समझ में आ रहा है। वैद्युत क्षेत्र, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करिए। तो चूंकि हम वैद्युत क्षेत्र बता रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का क्षेत्र होता है जहां पर कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी से संबंधित है। जैसे कहा जाए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मीन्स कितनी ताकत उसके पास है। वैद्युत क्षेत्र है किस बिंदु पर उस आवेश के कारण कितना बल लग रहा है, यही तीव्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि ई क्या होता है, सदिश राशि है, इसलिए कुछ इस प्रकार से लिखते हैं ई। अगर बातचीत किया जाए तो ये क्या है, जैसे अगर इस आवेश का क्षेत्र है और इसमें कोई टेस्ट चार्ज रख दिया गया, परीक्षण आवेश रख दिया गया, इस पर कोई बल कार्य करेगा। मानते हैं बल कितना कार्य कर रहा है यफ, और चूंकि यफ भी एक सदिश राशि है इसलिए यफ लिख लेते हैं इस प्रकार से। जो ये बल कार्य किया और किस आवेश पर कार्य किया, मीन्स टेस्ट चार्ज पर बल कार्य किया, अर्थात क्यू हम मान लेते हैं या क्यू नॉट मान लेते हैं, जो भी मानना चाहिए मानते हैं, मान लेते हैं। तो वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट, अर्थात आप ये कह सकते हो टेस्ट चार्ज पर कार्य करने वाला बल तथा उस टेस्ट चार्ज के अनुपात को हुई उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। अब आपको बता दें कि अगर इसके मात्रक की बात किया जाए, चूंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, तो न्यूटन लिखिए, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होगा किसका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूरा शब्द न कह करके चूंकि ज्यादा हो जा रहा है, बोलने में परेशानी होती है, इसलिए वेक्टर ई को सीधे हम वैद्युत क्षेत्र ही कह देते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना करके वैद्युत क्षेत्र कह देते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य यही है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। अगर आपसे कहा जाए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करिए, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश पर जो बल कार्य कर रहा है वो बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्यू नॉट की बात करिए या कोई भी आवेश रख सकते हो, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है टेस्ट चार्ज रखने का। क्यू नॉट की बात किए तो अदिश राशि है, कोई भी आवेश क्या होता है, अदिश राशि होती है। और इसी प्रकार से बल की बातचीत किया जाए तो बल क्या होता है, सदिश राशि होता है। सदिश माने जिसकी दिशा हो, स माने सहित, दिश माने दिशा, दिशा सहित। इसका परिमाण अकेले व्यक्त करने से काम नहीं बनता, इसकी दिशा भी बतानी पड़ती है। और ये अदिश राशि है आवेश,
अ माने अनुपस्थित हो, दिश माने दिशा, जिसमें दिशा नहीं होती उसे क्या कहा जाता है? अदिश राशि कहते हैं। इस प्रकार से बात करिए कि जब ये अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं है, बल सदिश राशि है, इसकी अपनी एक दिशा होती है, तो इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा वही होगी जो इस बल की दिशा होगी। इस प्रकार से अगर बातचीत किया जाए तो अगर इस टेस्ट चार्ज पर बातचीत किया जाए कि बल किधर लग रहा है, प्रतिकर्षण बल है, इस दिशा में लग रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर पूछा जाए कि इस आवेश के कारण टेस्ट चार्ज पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसके कारण है वो किधर होगा, तो बल की दिशा में ही होगा, कुछ इस प्रकार से। अगर इस आवेश के कारण इसके क्षेत्र में ये आवेश रखा गया है, जैसे टेस्ट चार्ज के स्थान पर Q रख दें और पूछें कि अब इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा बता दीजिए इस आवेश के कारण, तो इस आवेश के कारण तो वही दिशा होगी, लेकिन हम यहाँ जानना चाहेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। तो इस पर चूंकि ये धन आवेश है, ये आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, बल की दिशा कुछ ही इस तरह से होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी बल की ही दिशा में होगी, कुछ इस प्रकार से होगा। अगर हम कहें कि नहीं, Q आवेश नहीं है, पॉजिटिव आवेश नहीं है, निगेटिव आवेश ले लेते हैं, तब वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? अगर निगेटिव आवेश लेते हो तब वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस निगेटिव आवेश पर कार्य करने वाले बल की विपरीत दिशा में होगी। जैसे अगर बातचीत किया जाए तो इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा आप देख रहे हो बाहर की ओर है, लेकिन अगर इस आवेश की बात करिए तो इस आवेश पर इसके कारण जो बल कार्य कर रहा है इधर कार्य कर रहा है, Q आवेश की। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? ये। तो आप ये बताते हो कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में निगेटिव आवेश रखा गया है तो उस निगेटिव आवेश पर जो बल कार्य कर रहा है उसके विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, विपरीत है। बल इधर कार्य किया, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। तो आप जब कभी भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करें तो सीधी सी बात है, आप केवल टेस्ट चार्ज रख दिया करिए उसके क्षेत्र में। उसके क्षेत्र में टेस्ट चार्ज रखने के पश्चात आप पता करिए कि उस पर कितना बल किस दिशा में कार्य कर रहा है। कितना बल की बात छोड़ दीजिए, किस दिशा में बल कार्य कर रहा है। जिस दिशा में बल कार्य कर रहा होगा वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। यहाँ पर हम प्लस Q आवेश मान के चले हैं, अगर इसके स्थान पर हम माइनस Q मान लें तब क्या होगा? निगेटिव आवेश है, मान के चलिए इसका क्षेत्र कुछ इतने बड़े, इतने दूरी में है। अगर अब हम इसकी दिशा पूछें कि इसका जो क्षेत्र की दिशा होगी इस आवेश के कारण वो किधर होगी, तो हम तुरंत टेस्ट चार्ज रख दें। अब चूंकि ये निगेटिव आवेश है, ये पॉजिटिव आवेश है, ये आवेश इस आवेश को आकर्षित करेगा, इसका अपना कोई क्षेत्र नहीं है, पॉजिटिव है, तो ये आवेश इस आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, आकर्षण बल लगा रहा है। इस आवेश पर आकर्षण बल लग रहा है, कुछ इस प्रकार से इसकी दिशा होगी, बल की दिशा। अब कहा जाए इसकी क्षेत्र की दिशा बता दीजिए, क्योंकि बल इधर लग रहा है इसलिए क्षेत्र की दिशा भी कुछ इस तरह से। टेस्ट चार्ज पर जो बल कार्य करता है उसकी जो दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा होती है, इतना आप ध्यान रखिए। अगर हम मान चलिए इस टेस्ट चार्ज के स्थान पर कोई निगेटिव आवेश या निगेटिव टेस्ट चार्ज रख लें, तब क्या होगा? निगेटिव टेस्ट चार्ज रखिए, तब इस पर इस आवेश के कारण जो बल की दिशा होगी कुछ इस प्रकार से होगी। और आपको बताया गया अगर टेस्ट चार्ज निगेटिव हो जाता है तो जो बल की दिशा होगी उसके विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ये होगी। और इसके कारण आप देख भी चुके हो वैद्युत क्षेत्र की दिशा निगेटिव आवेश, और इस टेस्ट चार्ज को रख करके पता कर लियो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये, और ये निगेटिव टेस्ट चार्ज रख दिए हो तब पर भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा यही आ। तो आप ये कंफर्म हो गए हो कि पॉजिटिव आवेश है तो उसकी जो क्षेत्र की दिशा होती है पॉजिटिव आवेश से परे होती है, मीन्स कह लीजिए केंद्र से दूर जाती होती है।
लेकिन निगेटिव आवेश के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा की बात किया जाए तो केंद्र की ओर होती है, केंद्र की ओर। इतना कंफर्म कर लीजिए कि पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा की धार कैसे है। फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आता है कि पॉजिटिव आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी या नेगेटिव आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो आप तुरंत टेस्ट चार्ज रख करके एक कंफर्म कर लो कि बल की दिशा क्या होगी। अगर बल की दिशा जो होगी उधर ही क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, चाहे वो नेगेटिव आवेश हो या पॉजिटिव आवेश हो। आगे हम बात करते हैं, जैसे वैद्युत बल रेखाओं की बातचीत किया जाता है तो ये पॉजिटिव आवेश है और ये नेगेटिव आवेश है, दो आवेश लेके चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप कह रहे हो पॉजिटिव आवेश से ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, बाहर की ओर है। वैद्युत क्षेत्र में खींचा का काल्पनिक वक्र है, काल्पनिक रेखा है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है, वैद्युत बल रेखा कहलाता है। हम वैद्युत बल रेखा खींच रहे हैं तो ये पॉजिटिव आवेश से वैद्युत बल रेखा खींच रहे हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। वैद्युत बल रेखा द्वारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित किया जाता है, बताया जाता है। तो पॉजिटिव आवेश से वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस पॉजिटिव आवेश से परे है। नेगेटिव आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा नेगेटिव आवेश की ओर है। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि पॉजिटिव आवेश से जो वैद्युत बल रेखा खींची गई वो नेगेटिव आवेश की ओर हुई। आप ये कह सकते हो कि वैद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव आवेश से शुरू होती हैं, नेगेटिव आवेश पर क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये तो यहाँ सीधा हम खींच दिए हैं। अगर ऐसे बातचीत किया जाए तो ये रेखा कुछ इस प्रकार से जाएगी, लेकिन ये नेगेटिव आवेश जो होगा इसको अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा तो कुछ इस प्रकार से होगा। और इसी प्रकार से इधर की बात करें तो इस प्रकार से ये वैद्युत बल रेखाएं खींची जा रही हैं। जब यहाँ की बात करोगे तो कुछ इस प्रकार से होगा और यहाँ की बात करोगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, दूर जैसे जैसे जाते जाते। तो इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं, आप कह सकते हो कि वैद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव आवेश से शुरू होती हैं, नेगेटिव आवेश पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। बहरहाल आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो केवल इतना ध्यान दीजिए कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है टेस्ट चार्ज पर परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल की दिशा में ही होती है, चाहे वो वैद्युत क्षेत्र पॉजिटिव आवेश का हो या फिर नेगेटिव आवेश का हो। लेकिन ध्यान केवल इतना देना है कि टेस्ट चार्ज जो भी लीजिए आप पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव ना लीजिएगा। नेगेटिव लोगे तो तुरंत दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। फिर नेगेटिव अगर टेस्ट चार्ज लेते हो तो जो बल की दिशा होगी उसके विपरीत साइड में वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। तो ये हुआ आपका वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या है, किसी भी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर का क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसी प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बातचीत किया जाए कि किसी भी क्षेत्र में रखे गए परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात किया जाए तो ये सदिश राशि होती है और इसकी दिशा, चूंकि Q नॉट अदिश राशि है, बल क्या है, सदिश राशि है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश पर लगने वाले बल की ही दिशा में होगी। अगर इस पर एक सवाल लेकर के चलते हैं, आपको सिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि इस पर सवाल कैसे बनते हैं, तो सवाल की बात कर रहे हैं। सवाल लिख लीजिए आप।
शिवराज समझ में आ रहा है? आप लोग पढ़ते रहिए, लगता नहीं है कि इस बार आप लोगों की पढ़ाई हो भी पाएगी। कोरोना वायरस आपके प्रयाग क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा है, तो दिक्कतें ज़्यादा हैं, इसलिए आप ऑनलाइन जैसे भी पढ़ाया जा रहा है वैसे पढ़ते रहिए। वैद्युत क्षेत्र में स्थित सवाल है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित पाँच गुणे 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर दो 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तीव्रता ज्ञात कीजिए। सवाल को पढ़िए। सवाल लगाने के पहले आपको बताया गया है कि सवाल को जब तक समझ में आए 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लिया करें और जो दिया गया उसको लिख लिया करें। जैसे यहाँ पर दिया गया वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित वैद्युत क्षेत्र दिया नहीं गया है, इतना आवेश रखा गया है। आवेश मीन्स क्यू, क्यू की वैल्यू दिया गया है 5 × 10⁻⁴ कूलाम। इस आवेश पर इतना बल कार्य कर रहा है, अर्थात बल का मान दिया गया है 2.25 न्यूटन बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, अर्थात E का मान ज्ञात करना है। E बराबर क्वेश्चन मार्क। इतना सारी जानकारी आपके पास है, जो पूछ रहा है वो आपको स्पष्ट है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अभी आप सूत्र को बताया गया परिभाषा रूप में भी आप यही सीखे हैं। वेक्टर E बराबर वेक्टर ऑफ अपान क्यू। नाट की बात किए हैं, क्यू नाट के स्थान पर यहाँ क्यू है। चूंकि हम परिमाण रख रहे हैं, दिशा की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको वेक्टर रूप में कोई जरूरी नहीं है लिखना, आप परिमाण के रूप में ही लिखें। तो E बराबर एफ अपान क्यू। अब एफ की बात करें तो कितना दिया गया है 2.25 और क्यू की बात करें तो कितना है 5 × 10⁻⁴। अगर इसको काटोगे 5 एकम 5, 5 × 24 दशमलव लगा करके 0.5 × 24, 2 बचा 5, 5 × 25। 10⁻⁴ ऊपर ले जाओगे प्लस में हो जाएगा 0.45 × 10⁻+4। मात्रा क्या हो गया? ये न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। अगर इस दशमलव को इधर कर लीजिए तो एक अंक इसमें घट जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो कुल मिलाकर के आपका आंसर जो बनेगा 4.5 × 1 अंक घटा दीजिए, क्योंकि दाएं तरफ ले जा रहे हो 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित सवाल हुआ। ये तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा गया, दिशा नहीं बताया जा सकता है क्योंकि इसमें और जानकारी नहीं है, इसलिए नहीं बता पाएंगे। अगर बल पूछे तो बल भी आप ज्ञात कर सकते हो, त्रिया गुणा करके। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? E × Q हो जाएगा।
या आवेश की बात करते हो तब पर भी आप आवेश क्या कर सकते हो, Q बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर पक्षांतर कर दिए F अपॉन U हो जाएगा। मेन आपका सूत्र यही है, इसी पर आधारित आप सवाल अगर दे रहा है तुरंत आप कैलकुलेट कर लीजिए। इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित सवाल। एक और आपको उदाहरण लेकर के समझाना चाहेंगे। और ये सवाल आप लोग लगाइए, ज़्यादा बेटर होगा आपके समझ। क्या यार एकदम पानी से भर देते। आप लोग ऐसा ना समझें कि ये कोरोना चल रहा है तो कोरोना के कारण हमारी पढ़ाई बाधित तो होगी। आप जैसे पहले पढ़ते थे वैसे पढ़िए, हंसी मजाक में पढ़िए, सीरियस लेकर के ना पढ़िए। सिलेबस आपका समाप्त तो होगा, ठीक ना। इसको पानी लगाया यार, मिटाओ पहले पानी। इतना ज्यादा पानी लगा देते हो, पैंट में पोंछ रहे हो, एक पैंट लेकर के आया करिए। देखिए उधर कपड़ा हो गया, इससे नहीं सूख रहा है, जल्दी करिए। आपका जीवी चला जाएगा, हम नहीं जानते हैं। जल्दी करो यार, नहीं देखने वाले बच्चे कहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, फालतू समय नष्ट कर रहे हैं। नहीं चलेगा यार। अगला उदाहरण देखिए, किसी पर आधारित है। अगर ना समझ में आ रहा हो, चूंकि भीग गया है, आप लोग आवाज सुन करके लिखिए। एक अल्फा कण, एक अल्फा कण, सवाल मस्त है। एक अल्फा कण 15 गुणे 10⁴। नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग सुनकर लिखिए। 15 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। अब तो दिखाई दे रहा है ना, स्थित है। उस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। उस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। अगर नोट्स की बात करिए तो हम आपको बहुत जल्दी ही पीडीएफ बना करके प्रस्तुत करेंगे। तो नोट्स आप केवल इसके द्वारा, रिकॉर्डिंग क्लास के द्वारा समझने का प्रयास करिए। नोट्स आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा पीडीएफ के द्वारा, तो आप ऐसा न होइएगा। अब देखिए यहाँ एक अल्फा कण दिया गया सवाल में। देखिए एक अल्फा कण 15 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। मात्रक से आप पहचानिए क्या दिया गया है, मात्रक से ही पहचान लिया करिए, नहीं तो सीधे आगे लिख देता है न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र। इसका तात्पर्य क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र दिया जा रहा है। वैद्युत क्षेत्र आपको पहले भी बताया गया कि पूरा शब्द न लिख करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके पहले भी बताया जब समझा रहे थे कि पूरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूरा ना लिख करके सीधे वैद्युत क्षेत्र ही लिख देते हैं, उसका तात्पर्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुआ। और मात्रक के द्वारा हम पहचान लेते हैं कि क्या दिया गया सवाल में। तो यहाँ पर देखिए न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। हम वेक्टर रूप में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि दिशा नहीं दिया गया है, परिमाण दिया गया है। परिमाण के रूप में हम व्यक्त कर रहे हैं। वेक्टर ई मीन्स ई बराबर 15 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, ये दिया गया। और पूछ क्या रहा है, वैद्युत बल की गणना कीजिए मीन्स एफ पूछ रहा है। एफ बराबर कुछ समान एक जानकारी और आपके पास है, क्योंकि आपको पता है ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू।
तो क्यू कहाँ गया? क्यू यहाँ अल्फा कण है, ध्यान दीजिएगा, अल्फा कण है। और अल्फा कण को कहा जाता है हीलियम का नाभिक है। कहा नहीं जाता है, होता भी है हीलियम का नाभिक, 2He4 नाभिक। नाभिक मीन्स नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं। प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन? 2 प्रोटॉन। नाभिक में 2 प्रोटॉन और एक प्रोटॉन पर कितना आवेश? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो 2 प्रोटॉन पर कितना आवेश? 2 से गुणा कर दीजिए, 1.6 × 2 × 10⁻⁹ अर्थात 3.2 × 10⁻⁹ कूलम का धन आवेश। क्यों धन आवेश? नाभिक में स्थित है, प्रोटॉन पर धन आवेश ही होता है, इसलिए क्यू का मान सीधे आपको पता हो गया 2 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। जिसको आप सरल करोगे तो 16 दूनी 32, 3.2 × 10⁻⁹ कूलम। अब तो बल की बात कर रहा है, आपको बताया गया E = F/Q होता है कि नहीं होता है? आपको बल ज्ञात करना, क्रिया गुणा कर लीजिए कुछ इस प्रकार से, F बराबर क्या हो गया? E × Q। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। E बराबर क्या है? मान रखिए 15 × 10⁴। अजीत आपके समझ में नहीं आ रहा है हमारे ख्याल से। गुणते Q बराबर कितना है? 3.2 × 10⁻⁹ है। गुणा करोगे 15 दूनी 30, हासिल 3 आया। 15 तिया 45, 3 48। एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। ये माइनस में घाता है, प्लस में घाता है, घटा दीजिए। 19 में 4 गया, कितना बचा? -15। बल है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। इसको अगर इधर कर दीजिए तो एक अंक घट जाएगा, प्लस में घात चढ़ेगी, कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा? 4.8 × 10⁻⁻14 न्यूटन। इससे कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से आप सवाल समझने की कोशिश करिए। बड़ा ही सिंपल फिजिक्स होता है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, केवल आसानी से हंसी मजाक में आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। खेल कूद में आप फिजिक्स को समाप्त करिए। कक्षा 12 के सभी बच्चे अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर कमेंट में डाल दीजिए, जिसके द्वारा आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। उसमें भेज दिया जाएगा तो आपको PDF जो भी है, जो पढ़ाया जा रहा है उसका PDF आपका नोट से तैयार करके रहिए, दे दिया जाएगा। हो गया।